देखिए एक सवाल है, बोल रहा है टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस एम एंड टू एम। दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक ए और बी नाम का, एक का मास है एम, एक का मास है टू एम, ठीक है। आर केप्ट एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट, और दोनों को एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे रखा गया है। वेयर शुड अ स्मॉल पार्टिकल बी प्लेस्ड, कहाँ एक छोटा सा पार्टिकल रखा जाना चाहिए, so that the net gravitational force on it due to the bodies A and B is 0। तो उस छोटे से कण को, उस छोटे से पार्टिकल को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि बॉडी ए और बॉडी बी के वजह से जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है उस छोटे से पार्टिकल पे वो जीरो हो जाए। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होने का मतलब कि वो पार्टिकल वहां का वहां ही पड़ा रहे, ना उसको बॉडी ए खींच पाए अपने तरफ, ना बॉडी बी खींच पाए। तो बॉडी ए और बॉडी बी के वजह से जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो नेट टोटल फोर्स है बॉडी स्मॉल पार्टिकल पर ए और बी के वजह से, वो जीरो होना चाहिए। तो पहले देखिए, पहले एक डायग्राम बना लिया कीजिए, डायग्राम से पता लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए तो हम मान लेते हैं कि ये है आपका एम, ए बॉडी ए है, ये बॉडी क्या है, ए नाम का बॉडी है, ए नाम का, इसका मास कितना है, तो इस ए नाम के बॉडी का जो मास है ना वो आपका एम है। मास कितना है, एम, मास है एम, ठीक है। अच्छा, और ये जो आपका बाहर लिख लेते हैं इसको, ठीक है, ये ए नाम का कोई बॉडी है, ठीक है, ये मान लेते हैं ए नाम का कोई बॉडी है, ए नाम का, और इसका मास कितना है, एम मास का है, ये ए नाम का बॉडी है, इसका मास है एम, ठीक है। एक कोई बी नाम का बॉडी है, ठीक है ना, एक कोई बी नाम का बॉडी है, और बी नाम का जो बॉडी है, ठीक है, बी नाम का जो बॉडी है इसका मास कितना है, 2m, मतलब इसका जो भी मास होगा उसका दुगना मास होगा बी का। अब दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, तो दोनों को डी डिस्टेंस पे रखा गया है, डी डिस्टेंस दूरी पे। तो डी डिस्टेंस क्या होता है, दोनों के बीच का जो सेंटर्स का डिस्टेंस है ना, हम वही मानते हैं कि उनको उतने दूरी पे रखा गया है। तो दोनों के बीच के सेंटर्स का दूरी कितना है, डी डिस्टेंस। तो यानी कि कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो डी दूरी पे ये लोग रखे हुए हैं। अच्छा, तो ये ए बॉडी, और यानी कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ये बॉडी बी ए को खींच रहा होगा अपने तरफ फोर्स लगा के, ये बॉडी ए बी को खींच रहा होगा अपने तरफ फोर्स लगा के, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ये इनके सेंटर्स के ही अलोंग लगता है। ये जो लाइन है ना, जो सेंटर्स के लाइन को हम ज्वाइन किए हैं, ये सेंटर्स, दोनों के सेंटर्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किए हैं, तो ये जो बी फोर्स लगा रहा है ना ए पर, वो इसी लाइन के लॉन्ग लगा रहा है, ऐसे इसी लाइन के लॉन्ग लगा रहा होगा। ये बी बॉडी ए को अपने तरफ ऐसे खींच रहा होगा, और ये जो ए बॉडी है बी को भी बी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, तो ए बॉडी भी बी को खींच रहा होगा। तो ए बॉडी फोर्स किस लाइन के लॉन्ग में लगा रहा होगा, इसी लाइन के लॉन्ग में लगा रहा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगाता है ये बॉडीज, वो इस सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उन्हीं के लॉन्ग में लगता है। अच्छा, तो ये डी डिस्टेंस पर रखा हुआ, पूछ रहा है कहाँ एक स्मॉल से पार्टिकल को रखा जाना चाहिए ताकि बॉडी ए और बॉडी बी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए तो उस पर टोटल फोर्स जीरो लगे, ठीक है। देखिए हम ना मान लेते हैं कि पहले ना, ये देखिए कहीं पे भी बॉडी को हम रख सकते हैं, ऐसा थोड़ी जरूरी है। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ये छोटा सा एम नाम का पार्टिकल था, एम डैश नाम का, एम तो मान ही लिए हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास है एम डैश, और उसको यहाँ रख दिए ए के इधर। तो बताइए अगर इसको हम ए के इधर रख दिए हैं एम डैश के पार्टिकल को, तो इसका मास कम है, यहाँ से इसका दूरी कम है, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होने वाला है, ठीक है ना, वो ये किधर फोर्स लगाएगा इसको, ये तो फोर्स लगाएगा हमेशा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इस पे फोर्स जीरो होना है, इस पे फोर्स जीरो होना है। तो देखिए ये जो ए बॉडी है इसको अपने तरफ खींचेगा F1 फोर्स लगा के, ठीक है। ये बी बॉडी है इसको भी अपने तरफ खींचेगा F2 फोर्स लगा के।
तो देखिए दोनों फोर्स का डायरेक्शन तो सेम हो गया ना, तो क्या दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगे तो क्या कभी जीरो हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हम बोले कि इधर 5 न्यूटन का फोर्स ये लगा रहा है और इधर से 10 न्यूटन का फोर्स ये लगा रहा है और दोनों फोर्स इस पे जीरो है। कहाँ जीरो है? ये तो दोनों नेट ये तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा F1 F2 का, ठीक है ना। तो यानी कि ए बॉडी जो है एम डैश को अपने तरफ खींचेगा F1 फोर्स लगा के, बी बॉडी जो है वो एम डैश वाले बॉडी को अपने तरफ खींचेगा F2 फोर्स लगा के। तो दोनों तो उधर ही खींच रहा है, तो दोनों का लगाने का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो सेम है। तो दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो कभी जीरो नहीं हो सकते। कैसे जीरो होंगे? इधर 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन, तो टोटल तो 10 न्यूटन हो गया ना, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ नहीं रख सकते बॉडी को। उसी तरीके से सेम कंडीशन इधर, इधर नहीं रख सकते हम बॉडी को इधर, ठीक है। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये ए बॉडी होगा, अभी भी इसको इधर ही खींच रहा होगा। ए बॉडी जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस एम डैश वाले बॉडी को, ठीक है ना। और जो बी बॉडी होगा वो एम डैश वाले बॉडी को इधर ही फोर्स लगा के खींच रहा होगा। तो दोनों फोर्स फिर से सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो दो फोर्स जो सेम डायरेक्शन पे हो लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन है दोनों फोर्स का, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होने का मतलब है ये बॉडी हिलेगा डुलेगा नहीं, यहीं पड़ा रहेगा। लेकिन इस पे जब दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगे तो ये हिलेगा, बिल्कुल हिल जाएगा, ये रुका नहीं रहेगा। जैसे एक बॉक्स है, हम भी इधर खींच रहे हैं उसको 20 न्यूटन लगा के, दूसरा भी उसको खींच रहा है इधर 20 न्यूटन लगा के, तो क्या बॉक्स वहीं रखा रह जाएगा? नहीं, वो तो और तेजी से इधर आएगा, ठीक है ना। दो फोर्स तभी जीरो हो सकते हैं जब हम एक बॉक्स है बीच में, हम उसको 20 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, मेरा दोस्त है वो उधर से उसको 20 न्यूटन से उधर खींच रहा है। तो हम खींच रहे हैं इधर 20 न्यूटन से, मेरा दोस्त खींच रहा है उधर 20 न्यूटन से, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉक्स यहीं कहीं पड़ा रहेगा, नहीं जाएगा कहीं, ठीक है। तो यहाँ भी नहीं रख सकते हम इस बॉडी को, ठीक है ना। क्या हम यहाँ रख सकते हैं इस बॉडी को, एम डैश वाले बॉडी को ऊपर में, इस लाइन के ऊपर में रख सकते हैं? तो देखिए यहाँ रखने से क्या होगा, इनका एम डैश वाले बॉडी का तो सेंटर ये होगा, एम डैश वाले बॉडी का तो सेंटर ये होगा। अगर हम एम डैश को यहाँ रख दिए तो फोर्स कैसे लगाएगा? ये ए बॉडी ऐसे लगाएगा, इसको ऐसे खींचेगा। ये बी बॉडी इसको कैसे खींचेगा? ऐसे खींचेगा फोर्स लगा के। अभी भी दोनों फोर्स बिल्कुल अपोजिट नहीं हुए हैं, तो अगर ये दोनों फोर्स बराबर भी हो गए हैं तो कभी भी ये जीरो नहीं हो सकते। हम अगर 5 न्यूटन का ऐसे लगा के खींच रहे हैं, एक बॉडी है, हम इसको 5 न्यूटन से ऐसे खींच रहे हैं, एक और मेरा दोस्त है उसको 5 न्यूटन से ऐसे खींच रहा है, तो ये बॉडी क्या होगा? रुका थोड़ी ना रहेगा, इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, ये बॉडी बिल्कुल बीचों बीच ऐसे ट्रेवल करेगा, ऐसे खींचाता रहेगा। तो अभी भी इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं लग रहा है। तो इसको कहाँ रखें? इसको हम रखेंगे जब पूरा का पूरा दो इक्वल फोर्स, जैसे ये बॉक्स है, अगर ये बॉक्स को हम बिल्कुल इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा दें और एक दोस्त है वो इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा दे, तो देखिए अब ये दोनों फोर्स बिल्कुल, अब नेट फोर्स इस बॉडी पर जीरो होगा, क्योंकि वो 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है और ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो इसको 5 न्यूटन से उधर खींचा जा रहा है और इसको 5 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है, और दोनों अपोजिट फोर्सेज हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों बराबर हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट इफेक्ट इस पे जीरो आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यानी कि हमको लाइन पे ही रखना पड़ेगा, लाइन पे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G इंटू M1 M2, G इंटू M1 M2 बटा R स्क्वायर। R क्या है? दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M1 फर्स्ट बॉडी का मास, M2 सेकंड बॉडी का मास, इतना फोर्स लगता है दो बॉडीज के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम उस बॉडी को बिल्कुल बीचों बीच रख दें, एम डैश को बिल्कुल बीचों बीच रख दें, तो भी बात नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा तो इनका मास क्या हो जाएगा? इनका मास हो जाएगा, इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? मान लेते हैं ये बी फोर्स लगा रहा है, फोर्स ड्यू टू बी कितना हो जाएगा दोनों के बीच का फोर्स? तो G इंटू एम डैश इंटू 2m बटा दोनों के अगर बीच में रखेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इधर से कितना डिस्टेंस है? अभी भी d है, तो जो ए के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा एम डैश पे,
वो कितना होगा, तो जी इंटू दोनों बॉडी, इन दोनों बॉडी में लग रहा है आवर फोर्स, तो इन दोनों का मास लिखाएगा एम इंटू एम डैश बटा डिस्टेंस कितना है d/2 का स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर। अब देखिए ये F1 फोर्स लग रहा है बिल्कुल इधर, F2 फोर्स लग रहा है बिल्कुल इधर, और बीच में रखा हुआ है ये पार्टिकल एम डैश का पार्टिकल। तो देखिए क्या दोनों फोर्स इक्वल हैं जो कैंसिल आउट कर देंगे, इस पे नेट इफेक्ट जीरो आएगा? नहीं। कैसे, देखिए डिस्टेंस दोनों का बराबर है, ये भी एम डैश इससे d/2 डिस्टेंस पे है, एम डैश इससे d/2 डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस तो नीचे सेम है, लेकिन ऊपर में देखिए जी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ जो मास का प्रोडक्ट है ना वो m इंटू एम डैश है, और यहाँ जो मास का प्रोडक्ट है ना वो 2m इंटू एम डैश है। तो कहाँ का मास ज्यादा है, यहाँ का मास का प्रोडक्ट ज्यादा है, तो इधर वाला जो बी के कारण जो फोर्स लग रहा है इस पे वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा आ रहा है ना, इधर m इंटू एम डैश है और इधर 2m इंटू एम डैश है, तो 2 ज्यादा है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यानी कि इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा, जो बी बॉडी फोर्स लगाएगा एम डैश पे वो ज्यादा होगा। तो और ए बॉडी जो फोर्स लगा रहा है एम डैश पे वो कम है, तो ज्यादा तो इफेक्ट इधर ही क्रिएट होगा, तो यानी कि नेट फोर्स अभी भी जीरो नहीं है। ये 12 न्यूटन लगा देगा, ये 10 न्यूटन लगा देगा, तो नेट फोर्स अभी भी जीरो नहीं हुआ। तो यानी कि अब हमको थोड़ा किधर करना पड़ेगा, इधर कम रहा है तो थोड़ा बॉडी को इधर खसकाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मास कम है ना। ये बोलेगा कि मेरा मास भी कम है और हमको दूर में भी रख रहे हो, तो हम कैसे इसको उतना फोर्स लगा दे जितना ये लगा रहा है। तो ये बोलेगा क्या कि भाई डिस्टेंस कम करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो इस एम वाले पार्टिकल को मेरे नजदीक रखो ना, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो वो ज्यादा तो फोर्स लगा ही देगा। मेरे नजदीक रखो तो मेरा डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो हम थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, और ये मेरे ही बराबर लगा देगा तो हो जाएगा जीरो। तो देखिए ये एम डैश वाले पार्टिकल को, ये एम डैश वाले पार्टिकल को हम कहाँ रख दें, ये एम डैश वाले पार्टिकल को हम इसके नजदीक रख देते हैं। ये रहा आपका एम डैश वाला पार्टिकल, एम डैश इसका मास है, ठीक है। तो यानी कि इसी लाइन के एलोंग पर हमको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि हमको इस एम डैश वाले बॉडी को ऐसे रखना पड़ेगा कि ये ए और बी बॉडी का जो सेंटर्स का लाइन है उसी लाइन पर इस एम डैश वाले बॉडी का सेंटर आ जाए, तब ये बॉडी बिल्कुल, तब ये दोनों फोर्स उसी लाइन के लॉन्ग में लगेगा और कैंसिल आउट होगा। तो देखिए एम डैश बिल्कुल हमको इस लाइन पे रखना पड़ जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर भी इसी लाइन पे आ रहा है, तो जो फोर्स लगेगा इसी लाइन के लॉन्ग पे लगेगा सब, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, तो जीरो हो सकता है। हम मान लेते हैं हमको पूछ रहा है कि कहाँ रखा जाए, वो बॉडी को कहाँ रखे, छोटे से पार्टिकल को, तो हम मान लेते हैं ना कि जो एम डैश का जो एम डैश जो एक छोटा सा पार्टिकल है उसको हम ए बॉडी से एक्स डिस्टेंस पे रख रहे हैं। कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, और आपको ये एक्स कम दिख रहा है, इधर ज्यादा डिस्टेंस है, तो बतलाइए ये एम डैश पार्टिकल बी से कितने दूरी पे हो जाएगा, बी से तो ज्यादा दूरी पे हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना था ए और बी के बीच में, डी था, ए और बी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना था, डी था, और हम माने हैं कि एम डैश वाला पार्टिकल ए से एक्स मीटर के दूरी पे है, ए से एक्स मीटर के दूरी पे है, तो बी से कितना हो जाएगा, कितना दूरी पे ये एम डैश वाला, तो टोटल डी में से, टोटल डिस्टेंस डी में से एक्स घटा देंगे, टोटल डिस्टेंस डी में से एक्स घटा देंगे, तो यही वाला डिस्टेंस बचेगा ना, यही वाला डिस्टेंस बचेगा। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस डी में से एक्स घटाना पड़ेगा, तब जाकर हमको बॉडी बी और एम डैश के पार्टिकल्स के बीच का कितना डिस्टेंस है वो निकल जाएगा, डी माइनस एक्स। तो ये एम डैश पार्टिकल ए बॉडी से एक्स मीटर पे है, एम डैश पार्टिकल बी बॉडी से डी माइनस एक्स मीटर पे है, ठीक है। अब देखिए अब दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, तो ये ए बॉडी भी एम डैश पे फोर्स लगा रहा होगा, बी बॉडी भी एम डैश पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला था, इसी पे चलेंगे। तो देखिए हम निकालते हैं फोर्स, फोर्स ऑन एम डैश, फोर्स ऑन एम डैश ड्यू टू ए, ठीक है, कि एम डैश पे कितना फोर्स लगेगा ए के वजह से, क्योंकि ए तो अट्रैक्ट करेगा, ए के वजह से कितना फोर्स लगेगा इस एम डैश पे, तो हम मान लेते हैं ए के वजह से इधर फोर्स लगेगा। अरे ए जो फोर्स लगाएगा एम डैश पे वो किधर लगाएगा, इसी डायरेक्शन में तो लगाएगा, अट्रैक्ट इसी डायरेक्शन में तो करेगा, खींच कर इस लाइन के लॉन्ग में ही,
तो हम मान लेते हैं कि जो एम डैश पे फोर्स लगा ना ए के कारण, मतलब ये ए बॉडी एम डैश पे जो फोर्स लगाया वो लगाया, हम मान लेते हैं F1 फोर्स। कितना फोर्स लगाया? F1 लगाया। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों का मास, तो m इंटू एम डैश, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? x है। एम डैश और ए के बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना है? x, तो x का स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन आ गया। अच्छा, ये F1 फोर्स का डायरेक्शन किधर है? F1 फोर्स कौन लगा रहा है? ए बॉडी लगा रहा है F1 फोर्स। किस पे लगा रहा है? एम डैश पे लगा रहा है। ये ए बॉडी एम डैश पे F1 फोर्स लगा रहा है। और ये F1 का डायरेक्शन क्या है? तो F1 का डायरेक्शन है टूवर्ड्स ए, ठीक है ना। F1 का क्या डायरेक्शन है इस फोर्स का? तो ये F1 का फोर्स तो ए के ही डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ए बॉडी अपने तरफ ही खींचना चाह रहा है इसको। तो F1 जो फोर्स है वो ए के ही डायरेक्शन में लग रहा है। अब निकालते हैं कि एम डैश पे कितना फोर्स लग रहा है बॉडी बी के वजह से। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं हम कि फोर्स ऑन एम डैश ड्यू टू बी के वजह से एम डैश पे कितना फोर्स लगा। तो हम मान लेते हैं कि बी के वजह से एम डैश पे जो फोर्स लगा वो लगा F2। कितना मान लेते हैं? F2। तो देखिए बी बॉडी एम डैश पे किधर फोर्स लगाएगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये बी बॉडी ना एम डैश को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो F2 फोर्स लगाया, तो एम डैश पे कितना फोर्स लगाया बी बॉडी? तो F2 फोर्स लगाया। तो F2 फोर्स किसके बीच का फोर्स है? एम डैश और बी के बीच का, एम डैश और 2am के बीच का। तो ये इसका मास था, इसका मास है कितना? 2m, सॉरी पहले तो g लिखना पड़ेगा ना, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू इसका मास कितना है बी बॉडी का? 2m। एम डैश कितना है इस बॉडी का? 5m डैश, क्योंकि इन दोनों मासेज के बीच में फोर्स लग रहा है। तीन दोनों मासेज का प्रोडक्ट लेंगे m1 m2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है एम डैश और 2m वाले बॉडी के बीच में d माइनस एक्स। तो d माइनस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे ना, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, जिनके बीच में फोर्स लगा रहे हैं उनका मासेज का प्रोडक्ट और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इनके बीच का डिस्टेंस d माइनस एक्स है, d माइनस एक्स का स्क्वायर। यानी कि F2 फोर्स क्या है? बॉडी F2 फोर्स जो लग रहा है वो किस पे लग रहा है? एम डैश पे लग रहा है। फोर्स ऑन एम डैश, F2 फोर्स किस पे लग रहा है? एम डैश पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है एम डैश पे F2 फोर्स, ठीक है। और F2 फोर्स का डायरेक्शन क्या है? तो F2 फोर्स का डायरेक्शन तो बी के तरफ है, क्योंकि बी ही खींच रहा है इसको अपने तरफ। तो F2 फोर्स का मुंह किधर है? बी के तरफ। यानी कि F2 फोर्स किधर लग रहा है? ये F2 फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स बी के तरफ लग रहा है ये F2 फोर्स, ठीक है ना, टूवर्ड्स बी, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों फोर्स बराबर तभी होंगे जब ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे अगर हम बोले कि ये बॉक्स है, ठीक है ना, ये बॉक्स है, हम इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, दोनों फोर्सेस बराबर हैं। ये मान लेते हैं F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है। तो हम क्या लिखते हैं, अगर दोनों इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, नेट फोर्स कब 0 होगा? तो नेट फोर्स तभी 0 होगा जब F1 बराबर F2 होगा। बोलिएगा सर माइनस नहीं लगा है। हाँ, माइनस अंडरस्टूड है, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो एक अगर F1 होगा तो इधर लिखना पड़ेगा माइनस F2, मतलब कि F1 फोर्स जिधर लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में F2 फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स बराबर है, तभी नेट फोर्स 0 आएगा। लेकिन हमको माइनस नहीं लेंगे, माइनस तो सिर्फ ये बतलाएगा कि एक फोर्स का डायरेक्शन दूसरे फोर्स के डायरेक्शन से अलग डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा। नेट फोर्स 0 होगा। अगर हम बात करें कि नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स चूंकि नेट फोर्स ऑन एम डैश इज 0 ड्यू टू ए एंड बी। ए और बी बॉडी जो फोर्स लगा रहा है एम डैश पर, तो वो दोनों फोर्स, एक F1 फोर्स लग रहा है, एक F2 फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना है? एम डैश पे, एम डैश वाले पार्टिकल पे 0,
और ये जीरो फोर्स कब आएगा, इस पे नेट फोर्स ओवरऑल फोर्स जीरो का क्या मतलब है, ये जहां है वहीं पड़ा रहे। तो ये कब पॉसिबल है कि अगर इधर से 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है इसको, तो इसको भी 5 ही न्यूटन से इधर खींचना पड़ेगा, तब ना कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, वो 5 न्यूटन से उधर खींच रहा है, ठीक है ना। ये 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है बॉडी को, ये वाला 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो दोनों फोर्स बिल्कुल बराबर हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर से लगा रहा है एक इधर से लगा रहा है, तो बॉडी जहां है वहीं पड़ा रहेगा क्योंकि दोनों तरफ से बराबर खिंचाई हो रहा है, ठीक है ना। तो ये नेट फोर्स जीरो होगा कब, जब ये दोनों फोर्सेज होंगे बराबर, ठीक है। तो यानी कि F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2, F1 बराबर F2 होना चाहिए, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। और क्योंकि एक फोर्स का डायरेक्शन जो है, दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर ही आएगा, ठीक है। तो F1 फोर्स कितना है, F1 फोर्स है G इंटू एम डैश बटा एक्स का स्क्वायर बराबर F2 फोर्स कितना है, G इंटू 2m इंटू एम डैश बटा d माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ काट छाट मचाते हैं, G से G कट गया, M से M कट गया, एम डैश से एम डैश कट गया, तो क्या बचा इधर, अच्छा इधर बचा 1, तो हम क्या करते हैं कि ये d माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेजते हैं, d माइनस एक्स का स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, ठीक है ना। और टू को नीचे ले आते हैं, देखिए इसको इधर भेज दिए d माइनस एक्स का स्क्वायर को, और ये 2 को हम नीचे ले आए d माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिए 2 के तरफ, तो ये एक्स स्क्वायर इधर हो गया, तो एक्स स्क्वायर को उधर भेजे तो एक्स स्क्वायर हो गया, d माइनस एक्स का स्क्वायर को इधर भेज दिए और 2 को इधर भेज दिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया d माइनस एक्स बटा 2, d माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 2, ये आ गया। हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है क्या, x का वैल्यू, क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x का वैल्यू आपको निकलेगा यहाँ से, तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा और, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसको स्क्वायर रूट खोलिए, ऐसे पहले इतना स्क्रीनशॉट आप लीजिए, तब इसको हम इरेज करके इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ठीक है, इरेज करें, ठीक है। देखिए इधर इरेज करते हैं क्योंकि इधर का तो काम हो गया, ठीक है। फिगर भी कट गया, अच्छा कोई बात नहीं। क्या हो गया, इधर है मेरा एक्स स्क्वायर, इधर कितना है d माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। हमको तो x निकालना है ना, क्योंकि हम क्या माने थे, हम तो यही ना माने थे कि बॉडी ए से x मीटर के दूरी पे हम m डैश को रखे हैं, बॉडी ए से x दूरी पे m डैश को रखे हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है ना, 2 को, तो इधर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर d माइनस एक्स बाई 2 का, अच्छा 2 तो उधर भेज दिया ना, तो 2x स्क्वायर और d माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, इधर इसको ऐसे लिख लेते हैं सीधा करके, d माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर। तो देखिए अगर इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा, ठीक है ना, इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये d माइनस एक्स बराबर, ये स्क्वायर रूट है, रूट हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो 2x स्क्वायर का अंडर रूट अब प्लस माइनस में आएगा,
ठीक है ना, स्क्वायर रूट हटेगा तो वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस में, क्योंकि डिस्टेंस हम निकालेंगे तो बाद में अपने हिसाब से हम देख लेंगे किसको पॉजिटिव रखना है किसको निगेटिव रखना है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा और ये प्लस माइनस में आएगा, एक वैल्यू प्लस में आएगा एक निगेटिव में, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, यानी कि x का वैल्यू -2 भी हो सकता है +2 भी हो सकता है, क्योंकि x स्क्वायर करने पे 4 बनेगा। ठीक है, अब देखिए तो एक काम करते हैं, यहाँ से दो, यहाँ से क्या हो गया d माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस √2 है ना, तो √2 रख लेते हैं ऐसे, क्योंकि 2 जो है तो 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 तो रूट ही में रहेगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकल के क्या बनेगा एक्स बनेगा, हमको एक्स चाहिए ना, हमको तो एक्स चाहिए। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं दो अलग वैल्यू में, क्योंकि एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक वैल्यू तो हो जाएगा d माइनस एक्स बराबर एक प्लस में आ जाएगा √2x, और एक वैल्यू मेरा आ जाएगा यहाँ से d माइनस एक्स, एक पॉजिटिव में ले लिए हैं तो d माइनस एक्स बराबर निगेटिव में लेना पड़ेगा, तो निगेटिव √2x, हमको x चाहिए था क्योंकि हम माने थे कि m डैश को a बॉडी से x मीटर के दूरी पे रखे थे। ठीक है, तो देखिए हमको x निकालना है, तो x को उधर भेजते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, d इधर को d ही रहने देते हैं, d बराबर क्या आ जाएगा √2x प्लस एक्स, d बराबर √2x प्लस एक्स, तो d बराबर क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा x इससे निकाले तो ये आ गया √2, x इससे निकाले तो आ गया +1, आ रहा है ना स्क्रीन पर। हाँ ठीक है, देखिए तो ये क्या हो गया, यहाँ से d बराबर क्या आ गया, x माइनस एक्स को उधर भेजे प्लस एक्स, ये √2x था तो x कॉमन लिए तो ये हो गया √2, x कॉमन लिए हो गया +1, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया d बराबर x से निकालना था ना, तो x बराबर क्या आ गया, x को उधर ही छोड़ देते हैं, इधर d था, d बराबर क्या आ गया 1 + √2, नीचे में 1 + √2 +1 लिखिए या 1 + √2 लिखिए, बात एक ही है। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, x को इधर ही रहने दिए, d था इधर तो d लिख दिए, और नीचे में आ गया √2 + 1 डिवाइड में d के नीचे, तो √2 + 1 लिखिए या 1 + √2 लिखिए, बात तो एक ही था। ठीक है ना, देखिए अब ये हो गया, अब यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से वैल्यू निकलेगा d बराबर इधर -√2x है, माइनस एक्स उधर ले जाइएगा तो प्लस एक्स होगा, d बराबर क्या आएगा, x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन ले लिए, पहले इसको रख लेते हैं, तो x यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा, x यहाँ से कॉमन लिए तो -√2 बचा, तो x हमको निकालना था ना, तो x बराबर क्या आ गया, x को इधर ही रखते हैं। ठीक है ना, x बराबर क्या आ जाएगा, d इधर था, d 1 - √2 इसके नीचे आ जाएगा, d के नीचे 1 - √2। अब देखिए कौन सा वैल्यू होगा, x क्या था, x तो डिस्टेंस है ना, हम ये माने थे कि m डैश को a बॉडी से हम कितने डिस्टेंस पे रखे थे, तो x डिस्टेंस पे रखे थे, हम ये माने थे। तो देखिए यहाँ से x बराबर क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कि d क्या था, d तो a बॉडी और b बॉडी के बीच का डिस्टेंस था, d क्या था, d तो a बॉडी और b बॉडी के बीच का डिस्टेंस था, d द डिस्टेंस बिटवीन a बॉडी एंड b बॉडी, m मास एंड 2m मास के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से तो ये d भी पॉजिटिव में है, 1 + √2 है तो ये दोनों ही पॉजिटिव में है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ देखिए ऊपर तो पॉजिटिव है, डिस्टेंस तो ऊपर में पॉजिटिव है, d तो पॉजिटिव है, 2 मीटर 3 मीटर कुछ रहा होगा, लेकिन नीचे में देखिए ये है 1 और 1 में से √2 घट रहा है, और √2 का वैल्यू कितना होता है, तो √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो अब बताइए 1 में से घट रहा है 1.414, तो एक में से ज्यादा बड़ा वैल्यू घट रहा है, एक में से ज्यादा बड़ा वैल्यू घट रहा है, तो ये निगेटिव में आएगा ना, ये निगेटिव में आएगा, तो ऊपर है पॉजिटिव और नीचे आ जाएगा निगेटिव, मतलब ये डिस्टेंस किस में आ गया, ये डिस्टेंस आ गया निगेटिव में। तो क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव में हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव में है और निगेटिव डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हमको उस बॉडी को m डैश वाले पार्टिकल को, छोटे से पार्टिकल को कितने डिस्टेंस पे रखना है, x मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं, कहाँ से, a से x मीटर के डिस्टेंस पे, और x बराबर कितना आया, तो d/1 + √2, मतलब d/1
1+√2 मीटर पे रखेंगे हम ए बॉडी से एम वाले पार्टिकल को, तब जाकर इस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा।